आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट बी कैटालिसिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए था उसमें हमने एडजॉर्प्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था और उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम पार्ट बी कैटालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज कैटालिसिस, कैटलिस्ट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक छोटे से वर्ड से मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा, कैटलिस्ट। व्हाट इज ए कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक फॉरेन सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, ऑल्टर करता है विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो अगर रिएक्शन में ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड में क्या आ जाए, एक चेंज आ जाए। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन जिसमें एक फॉरेन सब्सटेंस ने रिएक्शन की स्पीड को चेंज किया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कैटालिसिस। तो कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस तो एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक फॉरेन सब्सटेंस रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, और जो फॉरेन सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, उस फॉरेन सब्सटेंस को हम एक नाम देते हैं, क्या? कैटलिस्ट। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर डेफिनेशंस को हम राइट करेंगे। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, हमें पता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है ये अपॉन डीकम्पोजिशन हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। मतलब क्या है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये मुझे क्या दिलवाएगा, KCl प्लस O2। KCl प्लस O2 मुझे मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए मुझे पोटेशियम क्लोराइड को हीट करना पड़ता है। और जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड को हमने हीट किया तो हमें इसको हीट करना पड़ता है 653 केल्विन से 873 केल्विन तक, लगभग इस टेम्परेचर तक हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करना पड़ेगा। तो ये पोटेशियम क्लोराइड जो है KCl प्लस किस में चेंज होगा, ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन देखो, ये सेम रिएक्शन मैं करवाऊं जिसमें हम इसको हीट करें, हीट करने पर ये टूट जाए KCl प्लस O2। इसमें अब अगर हम बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर दें, जैसे MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 जैसे ही हमने ऐड किया इसके अंदर, ठीक है, तो जैसे ही हम इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन जो है इसकी स्पीड में हमें एक बदलाव मिलेगा, नो डाउट। और हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो रिएक्शन पहले इस टेम्परेचर पे हो रहा था 653 से 873, अब वो कम टेम्परेचर पर ही होने लग जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर जो हमें टेम्परेचर अभी सप्लाई करना पड़ेगा वो 473 से 633 केल्विन तक ही हीट करना पड़ेगा। मतलब इसके मुकाबले हमें यहाँ पर कम तापमान देना पड़ा और रिएक्शन हो गया। ये कब हुआ, जब हमने इस रिएक्शन में कोई फॉरेन सब्सटेंस ऐड किया, दैट इज द फॉरेन सब्सटेंस, एंड दैट फॉरेन सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट, कैटलिस्ट। ये जो फॉरेन सब्सटेंस जो हमने बाहर से ऐड किया, जिसने रिएक्शन की स्पीड को चेंज करवाया, रिएक्शन को जल्दी करवाया, लोअर टेम्परेचर पे करवाया, इसको हम क्या कह देते हैं, कैटलिस्ट। ओके, तो एक्चुअल में आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या होगा आपका, अगर हम बोल लेंगे कैटलिस्ट क्या है भाई, ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होगा, एक फॉरेन सब्सटेंस दैट चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, विदाउट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक फॉरेन सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करेगा बगैर रिएक्शन में कंज्यूम हुए। जैसे यहाँ पर आपका MnO2 क्या है, एक
कैटलिस्ट है, जिसने रिएक्शन की स्पीड को क्या करवा दिया, इंक्रीज करवा दिया। और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये MnO2 रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, ये सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस क्या है, ए प्रोसेस ऑफ changing the speed of reaction by using catalyst। changing the speed of reaction को rate of reaction भी बोल सकते हैं। ओके, by using catalyst। कैटलिस्ट की सहायता से जब हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं तो पूरा प्रोसेस, वो फिनोमिनन क्या कहलाता है, आपका कैटालाइसिस कहलाता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं तो जो कैटालाइसिस है, ठीक है, वो दो प्रकार का होता है डिपेंडिंग अपॉन द कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है, दोनों तरह का काम करता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आएगी कि कैटलिस्ट में इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक, और कैटलिस्ट में डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे उनको तो हम एक नाम दे देते हैं, क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटालाइसिस, है ना, प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटालाइसिस। क्लियर। और वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, घटाते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या बोल देंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। और प्रोसेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटालाइसिस। प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव कैटालाइसिस प्रोसेस हो जाएगा। बात आई समझ में। अब हम बात करेंगे कि भाई जो कैटलिस्ट है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। ठीक है, जनरली हम बात करेंगे यहाँ पर तो 95% अपने पास जो रिएक्शन होते हैं उसमें कैटलिस्ट का यूज हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि कैटलिस्ट वो चीज़ है जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि भाई जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है। आप इसको कॉपी करो, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन by lowering down the activation energy। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी सीखा है, जब हम केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम, जिससे रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ ऐसे इसको एक बार दोबारा हम चेक कर सकते हैं, लाइक दिस। ये वाला जो हमारा कर्व है, ये वाली जो साइड है ग्राफ की, ये किसकी तरफ इंडिकेट करती है भाई, एनर्जी। और ये जो साइड है ये किसकी तरफ इशारा करती है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये तो हो गई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये हो गई आपकी एनर्जी। तो अगर हम बात करें अब की एनर्जी, तो हमने एक बात पीछे सीखी है केमिकल काइनेटिक्स में कि रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होती है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। ओके,
अब क्या होता है, अगर मैं ये रिएक्शन करवाऊं, अगर विदाउट कैटलिस्ट है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया, दैट इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? लाइक दिस। क्लियर? ये है विदाउट कैटलाइज्ड रिएक्शन, विदाउट कैटलाइज्ड रिएक्शन, जिसमें हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया। तो इसमें देखो हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है, दैट इज, मैं इसको नाम दे देता हूँ EA1, एक्टिवेशन एनर्जी 1। अगर सेम रिएक्शन हम करवाएं, जैसे अभी हमने करवाया था पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो उस केस में अगर हम इसी रिएक्शन को करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर मैं सेम रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखो कुछ ऐसा, ये कुछ हो गया। अब ये जो रिएक्शन जो हमने करवाया है, ये हमने करवाया है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलाइज्ड रिएक्शन हो गया। तो अब आप देखो कि जिस रिएक्शन के लिए पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब उसके लिए हमें सिर्फ इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज EA2, एक्टिवेशन एनर्जी 2। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो कैटलाइज्ड रिएक्शन की है वो कम है और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की कैसी है, ज़्यादा है। तो क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, तो उसका जवाब क्या आएगा, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे रिएक्शन का पथ ही चेंज हो जाता है और रिएक्टेंट आपका खूब आराम से किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस की तरफ, होमोजीनियस कैटलाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस की। ये है टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस, और टाइप्स ऑफ कैटलाइसिस में दो प्रकार के कैटलाइसिस हम डिस्कस करेंगे, होमोजेनियस कैटलाइसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटलाइसिस। पहले डिस्कस कर रहे हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस। तो देखो क्या होता है होमोजेनियस कैटलाइसिस, जिसमें जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज में हो, कैटलिस्ट और आपका जो रिएक्टेंट है वो सेम फेज में एग्जिस्ट करता है, उस कैटलाइसिस प्रोसेस को हम बोल देते हैं होमोजेनियस कैटलाइसिस प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपने पास है एग्जांपल इसका, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, हम पहले देखते हैं इसको। अपने पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, दोनों का जो फिजिकल स्टेट गैस, ठीक है, कंबाइन होकर के ये हमें दे देते हैं SO3 गैस। और इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट है आपका NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज ओल्फिन गैस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन सेम फेज, गैस 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 और गैस। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, आपका होमोजेनियस कैटलाइसिस प्रोसेस का, जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एज वेल एज कैटलिस्ट ऑल आर इन सेम फेज। एक ऐसा ही कैटलाइसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में एग्जिस्ट करे, उस प्रकार की कैटलाइसिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, होमोजेनियस कैटलाइसिस प्रोसेस। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अपने पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3COOCH3, और भाई ये आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोलाइसिस करवाना है मतलब वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+। जब रिएक्शन होता है अपने पास पड़ता है एसिड प्लस एल्कोहल, CH3COOH लिक्विड प्लस CH3OH दैट इज मिथेनॉल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑल आर
इन लिक्विड फेज, दैट इज लिक्विड। लिक्विड ये भी किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में, दैट इज आल्सो लिक्विड, दैट इज आल्सो लिक्विड। तो ये सभी जो है आपके वो किस फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं? लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। लिक्विड से यहाँ पर मेरा मतलब एक्वस, ए क्यू एक्वस, ये लिक्विड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो लिक्विड 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 मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ आपका जो कैटलिस्ट है वो सब सेम फेज में लाई कर रहे हैं। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस क्या होगा? ए कैटालिसिस प्रोसेस इन विच a process in which both reactant and catalyst are in same phase, ठीक है ना, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट किसमें हो? सेम फेज में हो। उस प्रकार के कैटालिसिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस बोल देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस है ये काम कैसे करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस? तो देखो उसको, मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस। जो होमोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस है आपका, वो काम कैसे करता है? दो स्टेप है इसमें। फर्स्ट वन तो क्या होता है आपका कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट। और सेकंड वन क्या होता है आपका? इंटरमीडिएट में undergo decomposition to give product, or it may react with another reactant to form product। दो स्टेप में आपका ये प्रोसेस काम करता है। दो स्टेप का मैकेनिज्म है इसका। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा कि जो आपका कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर के इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। अब ये इंटरमीडिएट या तो डिकम्पोज होकर के आपको प्रोडक्ट दे देगा और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट का मिलकर के, ये एक और रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पड़ा है उसके साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट दे दे और कैटलिस्ट आपका रीअपीयर हो जाए। इसको एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक एग्जांपल हम देखते हैं इसका। जैसे अपने पास ये रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है इसको देखते हैं। कि जैसे अपने पास ये रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड देती है। अब यहाँ पर आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज आल्सो इन गैसियस फेज। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ तो क्या होगा? देखो यहाँ अगर हम देखें मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था कि कैटलिस्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट विद रिएक्टेंट। तो कैटलिस्ट ये है आपका, ये कैटलिस्ट इनमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? जो आपका ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ठीक है, ये इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के एक इंटरमीडिएट बनाता है। और इंटरमीडिएट बनेगा तो अपने पास क्या बनेगा? NO2 गैस। NO2 गैस आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये जो NO2 गैस बनी है, स्टेप 2 में क्या करेगी? क्या कहा है स्टेप 2 मैकेनिज्म का कि जो ये जो चीज आपके पास बनी है यहाँ पर NO2, दैट इज इंटरमीडिएट, दैट इज
इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पर, ये कैटलिस्ट था आपका, ये रिएक्टेंट फर्स्ट है, इसके साथ मिलकर के कैटलिस्ट ने क्या बनाया, इंटरमीडिएट। अब स्टेप सेकंड में क्या बोला था मैंने कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर के प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो अब ये जो इंटरमीडिएट बना है NO2, ये क्या करेगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर के आपको क्या दिलवा देता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज SO3, ठीक है। और जो NO था आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, NO, ये वापस रिएक्शन में यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, रीअपियर हो जाता है, ठीक है। तो देखो NO जैसा गया था वैसा का वैसा रीअपियर हो गया, है ना। एक इंटरमीडिएट बनवाया, रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट को प्रोसीड करवा दिया। यही एक एबिलिटी होती है कैटलिस्ट की कि कैटलिस्ट रिएक्शन में जाते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करके वापस रिएक्शन में रिएकर हो जाते हैं, रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते। तो ये मैकेनिज्म था आपके पास होमोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस का। अब हम आगे मूव करेंगे हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस की तरफ और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस क्या होगा, देखो होमोजेनियस में क्या था, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में थे, यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। तो एक ऐसा कैटालाइसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आपके वो दोनों कैसे हों, इन डिफरेंट फेज, उस प्रकार के कैटालाइसिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं भाई, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे अपने पास ये है एक रिएक्शन है SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो ये आपका कन्वर्ट हो किसके अंदर, SO3 गैस में। और अब हम यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज कर लें, जो कैटलिस्ट अब हम यहाँ पर यूज करें वो हमने जैसे ले लिया प्लेटिनम सोलिड। तो ये आपका देखो कैटलिस्ट का फेज सॉलिड और ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट गैस। तो कैटलिस्ट अलग मीडियम अलग स्टेट और रिएक्टेंट अलग फेज, इस प्रकार की कैटालाइसिस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस, जिसमें कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से कैसा हो, अलग हो। एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे अपने पास है एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है हैबर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगी कांटेक्ट प्रोसेस में, जिससे हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज आल्सो ए वेल नोन रिएक्शन फॉर द कांटेक्ट प्रोसेस बाय व्हिच सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी मेड। और ये जो रिएक्शन अभी बता रहा हूँ हैबर प्रोसेस, जिससे हम अमोनिया बनाएंगे, ओके। तो इसमें क्या होता है, अपने पास नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन और ये मिलके क्या बनाते हैं भाई, दोनों अमोनिया NH3। यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम लेते हैं वो कैटलिस्ट हम क्या लेते हैं, आयरन, और आयरन के साथ एक प्रोमोटर होता है मोलिब्डेनम, जो इसकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये देखो यहाँ पर रिएक्टेंट का फेज अलग है और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में, ये सॉलिड और ये गैस, मतलब कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट के फेज से अलग हो गया। तो ये किस प्रकार का कैटालाइसिस प्रोसेस कंसीडर किया जाएगा, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। तो मैकेनिज्म देखो इसका कैसे काम करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। तो हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस कैसे काम करता है, देखो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, इसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज्ड होगा टुवर्ड्स द सॉलिड सरफेस, सॉलिड कैटलिस्ट है यहाँ, ठीक है। जनरली ये जो हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस होगा इसमें हम कैटलिस्ट सॉलिड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो डिफ्यूज होगा, उसके बाद एडजॉर्ब और एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस होगा सरफेस पे,
उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, फाइनली आपका प्रोडक्ट डिटैच होकर के सरफेस को छोड़ करके चला जाएगा। 4 स्टेप का मैकेनिज्म है ये। किस बेस पे काम करती है? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे काम करता है, जिसमें स्टेप फर्स्ट क्या है भाई आपका? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैटलिस्ट की सरफेस तक जाएंगे मूव करके। स्टेप सेकंड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे। स्टेप 3, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस to the surface। और स्टेप 3 था ये। स्टेप 4, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड डिटैच फ्रॉम सरफेस। डिटैच फ्रॉम सरफेस लिविंग कैटलिस्ट along लिविंग कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट सरफेस रह जाएगी, प्रोडक्ट चला जाएगा। अब इसको देखते हैं कि कहना क्या चाहता है ये। इसको हम एक एग्जांपल से कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जनरल एग्जांपल हम ले लें। जनरल एग्जांपल अपने पास कुछ ऐसा है, जैसे स्टेप फर्स्ट की बात करूं तो आप ये आपका कैटलिस्ट that is your catalyst। ओके, इसके पास फ्री वैलेंसीज है यहाँ तो कोई भी पार्टिकल जिसको जो रिएक्टेंट है आपका, हम मान लेते हैं कि आपका रिएक्टेंट है ए बी आपका कोई रिएक्टेंट है, दैट इज योर रिएक्टेंट, दैट इज योर रिएक्टेंट। और भाई ये आपका क्या हो गया था? सरफेस, ये पूरी सरफेस। तो ये इसके ऊपर जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हमने देखा एडजॉर्प्शन हुआ, कुछ इस प्रकार से ये एडजॉर्ब हो जाएंगे सरफेस के ऊपर लाइक दिस। ये ए बी, इनके बीच में हल्की हल्की बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? ये एडजॉर्प्शन हो गया, डिफ्यूज होकर के गए स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में इस सरफेस के ऊपर क्या हो गया भाई? इनका एडजॉर्प्शन हो गया। रेड पेन से इंडिकेट कर देता हूँ मैं इसको, दैट इज ये सरफेस पे क्या हो गया? इनका एडजॉर्प्शन हो गया। क्लियर? अब स्टेप थर्ड में क्या होता है अपने पास? इंटरमीडिएट और फाइनली क्या बन जाता है अपने पास? प्रोडक्ट। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ए और बी के बीच में। ये जो बॉन्ड है आपका यहां पर वीक होना शुरू हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है सरफेस के साथ इनका मजबूत हो जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया, दैट इज एडजॉर्प्शन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और ये था आपका स्टेप सेकंड एज वेल एज थर्ड, दोनों स्टेप मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप 4
में क्या बताया भाई कि प्रोडक्ट आपका सरफेस छोड़ करके चला जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। सरफेस रिकवर प्लस ए अलग और बी अलग, ए प्लस बी अलग, और जो सरफेस थी वो आपकी वापस से क्या हो गई भाई, फ्री। तो दैट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज योर प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट लेके चले थे ए बी, प्रोडक्ट क्या बन गया, ए प्लस बी, कोई भी बनेगा। सरफेस जैसी थी वैसी वैसी वापस क्या हो गई भाई, आपकी रिएकर हो गई। सरफेस जैसे आप लेके चलोगे वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस रिएकर हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप का आपका टोटल मैकेनिज्म है जिस पे आपकी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस काम करती है। बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसमें पार्टिकल्स जो है रिएक्टेंट के वो सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्प्शन से जो एनर्जी निकलेगी वो सफिशिएंट रहेगी। यहाँ केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए कुछ हम अपनी तरफ से भी एज ए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिएक्टेंट इस सरफेस को छोड़कर चला जाएगा, सरफेस वापस आपकी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो कैटलिस्ट आपका वापस रिकवर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉर योर कैटालिसिस प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैटलिस्ट की कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।